सोचे, अगर देश की अर्थव्यवस्था का एक बहुत बड़ा हिस्सा हर साल एक ऐसे दुश्मन के हाथ में चला जाए जो दिखाई ही नहीं देता। जी हाँ, वो दुश्मन है भ्रष्टाचार। तो आज चलिए भारत की इस बहुत पुरानी और गहरी चुनौती को समझते हैं और देखेंगे कि ये मामला सिर्फ पैसों का नहीं बल्कि सत्ता और नीतियों के एक लंबे सफर का है। ये शब्द महात्मा गांधी के हैं और ध्यान दीजिए, ये आजादी से भी पहले के हैं। इससे पता चलता है कि भ्रष्टाचार की चिंता हमारे देश की नींव में कितनी गहरी है। ये सिर्फ इतिहास का एक पन्ना नहीं है, ये एक चेतावनी है जो आज भी उतनी ही सच लगती है। 1.5 से 2%, सुनने में शायद ये ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन ये भारत की जीडीपी का वो हिस्सा है जो हर साल भ्रष्टाचार में खो जाता है। ये वो पैसा है जिससे हमारे स्कूल, अस्पताल और सड़कें बन सकती थी, लेकिन वो पैसा सिस्टम की दरारों में कहीं गायब हो जाता है। यही है भ्रष्टाचार का असली और सीधा आर्थिक असर हम सब पर। तो चलिए अब जरा समय में पीछे चलते हैं, आजादी के ठीक बाद के दौर में। यहीं पर आधुनिक भारत में राजनीतिक भ्रष्टाचार के शुरुआती पैटर्न बने थे। ये वो केस थे जिन्होंने देश को पहली बार इस समस्या की असली तस्वीर दिखाई। ये 3 नाम ये सिर्फ घोटाले नहीं थे, ये वो मील के पत्थर थे जिन्होंने आने वाले कई दशकों के लिए ये तय कर दिया कि ऊंचे लेवल पर भ्रष्टाचार कैसे काम करेगा। जीप घोटाले से लेकर मुंद्रा और फिर बोफोर्स तक, हर एक ने हमें सिस्टम की एक नई कमी से रूबरू करवाया। देखिए, आजादी को बस 1 साल ही हुआ था और ये मामला सामने आ गया। सेना के लिए जीप खरीदने की प्रक्रिया में नियमों को ताक पर रख दिया गया। यहीं से सरकारी खरीद में संदिग्ध डील्स का एक पैटर्न शुरू हुआ और ये भी दिखा कि कैसे जवाबदेही से बचने के लिए सख्त कानूनी जांच को टाला जा सकता है। और फिर आया ये मामला, ये एक टर्निंग पॉइंट था। पहली बार सत्ता की जवाबदेही पर इतने बड़े सवाल उठे। हुआ ये कि सरकार के दबाव में आकर LIC ने जनता का पैसा डूबती हुई कंपनियों में लगा दिया और जब सच बाहर आया तो देश के केंद्रीय मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। इसने मंत्री पद की जवाबदेही का एक नया स्टैंडर्ड सेट किया। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जैसे जैसे भारत की अर्थव्यवस्था बदली, वैसे वैसे भ्रष्टाचार के तरीके और उसका स्केल कैसे बदल गया। ये कहानी परमिट लाइसेंस के जमाने से लेकर बड़े बड़े बिजनेस घरानों के साथ सांठ-गांठ तक की है। ये था भ्रष्टाचार का क्लासिक रूप, वो दौर जब हर छोटे बड़े काम के लिए लाइसेंस और परमिट की जरूरत होती थी। इसका मतलब था कि पावर कुछ चुनिंदा अधिकारियों के हाथों में थी। इसने एक ऐसा सिस्टम बना दिया जहां घूसखोरी एक आम बात बन गई और फिर खेल पूरी तरह बदल गया। अब ये छोटी मोटी रिश्वत का नहीं बल्कि एक बड़ी सांठ-गांठ का मामला बन गया। राजनेता और बड़े व्यापारी मिलकर देश के कीमती संसाधनों जैसे कि मोबाइल स्पेक्ट्रम और कोयले की खदानों पर कंट्रोल करने लगे। भ्रष्टाचार का तरीका अब व्यक्तिगत नहीं बल्कि व्यवस्थागत हो गया था। ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो दिखाते हैं कि क्रोनी कैपिटलिज्म कितना नुकसान पहुंचा सकता है। 2G घोटाले में देश की कीमती एयरवेव्स को मनमाने ढंग से बांटा गया, जिससे खजाने को भारी नुकसान हुआ। कोयला घोटाले में हमारे प्राकृतिक संसाधन बिना नीलामी के प्राइवेट कंपनियों को दे दिए गए। इससे ये साफ हो गया था कि अब भ्रष्टाचार पॉलिसी लेवल पर हो रहा था। तो अगर इसे संक्षेप में देखें तो भ्रष्टाचार का चेहरा ही बदल गया। पहले ये एक अधिकारी को दी जाने वाली छोटी मोटी रिश्वत थी और अब ये एक पूरा सिस्टम बन गया है जहां नीतियां ही कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए बनाई जाती हैं। भ्रष्टाचार की जड़ कहाँ है? ये चार्ट उसका एक बड़ा हिस्सा दिखाता है, पॉलिटिकल फंडिंग। जरा सोचिए, जब राजनीतिक पार्टियों को मिलने वाले 70% चंदे का सोर्स ही पता ना हो तो ये सवाल तो उठेगा ही कि नीतियां जनता के लिए बन रही हैं या उन गुमनाम दानदाताओं के लिए। इलेक्टोरल बॉन्ड, इन्हें चंदे की प्रक्रिया को साफ सुथरा बनाने के लिए लाया गया था, लेकिन इसने एक नई मुश्किल खड़ी कर दी। इसने चंदा देने वालों की पहचान को छिपा दिया। आलोचकों का मानना है कि इससे एक तरह से गैर पारदर्शिता को कानूनी बना दिया गया और एक ऐसी व्यवस्था को बढ़ावा मिला जहां कोई कंपनी गुप्त रूप से चंदा देकर सरकार से बदले में फायदे की उम्मीद कर सकती है। अब ये जो आंकड़े हैं ये वाकई चौंकाने वाले हैं। ये दिखाते हैं कि राजनीति में जीत का फॉर्मूला क्या बन गया है। देखिए, जिन उम्मीदवारों पर कोई आपराधिक मामला नहीं है उनके जीतने की संभावना है 12% और जिन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं उनके जीतने की संभावना है 23%, मतलब लगभग दोगुनी। ये एक बहुत ही परेशान करने वाला ट्रेंड है।
और ये ट्रेंड कितना आम हो चुका है इसका अंदाजा इस नंबर से लगाइए। हाल ही में 5 राज्यों में हुए विधानसभा चुनावों में जीतने वाले हर 3 में से 1 विधायक पर आपराधिक मामले दर्ज थे। ये कोई एकाध घटना नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय समस्या बन चुकी है। लेकिन कहानी सिर्फ समस्या की नहीं है। इसके जवाब में आम लोगों ने, एक्टिविस्ट्स ने और संस्थानों ने पारदर्शिता के लिए एक लंबी लड़ाई भी लड़ी है। तो अब जरा उन कोशिशों पर नजर डालते हैं जो इस सिस्टम को साफ करने के लिए की गई हैं। भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए एक तरह का 3 लेयर का सुरक्षा कवच बनाया गया है। पहले तो है कड़े कानून, जैसे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट। फिर इन कानूनों को लागू करने के लिए सीवीसी जैसी स्वतंत्र एजेंसियां हैं। और आखिर में सबसे ऊंचे पदों पर बैठे लोगों की जवाबदेही तय करने के लिए लोकपाल जैसी संस्था बनाई गई। बदलाव सिर्फ नेशनल लेवल पर नहीं बल्कि राज्यों में भी हो रहा है। जैसे गुजरात ने जमीन के रिकॉर्ड्स ऑनलाइन करके इंसानी दखल को कम किया। दिल्ली ने एक हेल्पलाइन शुरू की जिससे लोग सीधे रिश्वत की शिकायत कर सकें। और केरल ने अपने मजबूत सतर्कता सिस्टम से एक मिसाल कायम की है। ये सब दिखाता है कि जब टेक्नोलॉजी और लोगों की भागीदारी मिलती है तो बदलाव मुमकिन है। अच्छा, इतने सारे सुधारों और विरोध के बाद भी ये लड़ाई अभी खत्म क्यों नहीं हुई? सवाल ये है कि तमाम कोशिशों के बावजूद ये समस्या आज भी इतनी बड़ी चुनौती क्यों बनी हुई है? चलिए 2024 के करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर एक नजर डालते हैं। भारत का स्कोर है 100 में से 39 और 182 देशों में हमारी रैंक है 91। ये नंबर सिर्फ एक रैंकिंग नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि पारदर्शिता के मामले में अभी भी एक लंबा रास्ता तय करना बाकी है। असल में इस समस्या की जड़ें बहुत गहरी हैं। सबसे बड़ी रुकावटें हैं कुछ राजनीतिक हित जो बदलाव नहीं चाहते, जांच एजेंसियों के पास पूरी क्षमता का ना होना और समाज में छोटे मोटे भ्रष्टाचार को नजरअंदाज करने की आदत। ये सब मिलकर सुधारों को कमजोर कर देते हैं। तो चलिए आज की बात यहीं खत्म करते हैं, मगर एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल के साथ। सोचिए, हमारे पास कानून है, एजेंसियां भी हैं, तो फिर भी ये सब क्यों हो रहा है? असल में क्या चाहिए एक ऐसी संस्कृति बनाने के लिए जहां जवाबदेही हो, सिर्फ कागजों पर नहीं बल्कि हमारे समाज में, हमारी सोच में? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।